16.8 पावर फैक्टर, पावर या पावर फैक्टर इन एसी सर्किट्स। कि एसी सर्किट में पावर फैक्टर बेसिकली क्या होता है, हमने ये देखना है। अब आपको याद हो, अगर हम रिवाइज करें कुछ चीज़ों को, तो हमने क्या कहा था कि जो पावर डिसिपेशन रेजिस्टर के केस में होती है, जब आपके एसी सोर्स का रेजिस्टर लगा हो तब आपकी पावर डिसिपेशन होती थी कुछ ना कुछ, क्योंकि आपका वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज हुआ करते थे। लेकिन आपके कैपेसिटर और इंडक्टर में पावर डेसिपेशन क्या हुआ करती थी, ज़ीरो। ज़ीरो मैं लिख देता हूँ दोनों के लिए यहाँ पे कंबाइन करके, पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन कैपेसिटर और इंडक्टर में ज़ीरो होती थी, और रजिस्टर में जो आपकी होती थी वो मैक्सिमम होती थी। क्योंकि पावर का जो आपका रिलेशन आएगा वो कुछ ही आएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा बेसिकली। अब जब आपके सर्किट में रेजिस्टर लगा होगा एसी सोर्स के साथ, तो वहाँ आपको पता है वी और आई दोनों क्या हैं, आपस में इन फेज हैं। इन फेज का मतलब है थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, ज़ीरो। पैरेलल है दोनों, तो कॉस ज़ीरो हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो पी का रिलेशन हमारे पास इन केस ऑफ रेजिस्टर कॉस ज़ीरो एंड इट इज़ वी आर एम एस एंड आई आर एम एस आ जाएगा। ये है इन केस ऑफ रेजिस्टर। रजिस्टर के केस में आपके पास ये पावर डिसिपेशन का रिलेशन आएगा। लेकिन जब आप कैपेसिटर की और इंडक्टर की बात करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम कैपेसिटर, यहाँ लिख लेते हैं हम इंडक्टर। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर में बेसिकली होता क्या है, इंडक्टर में आपको पता है आपका वोल्टेज लीड कर रहा होता है और करंट क्या होता है, लैगिंग पर होता है। जब दोनों ये लीड और लैगिंग पे होते हैं तो आपको याद होगा इनके दरमियान में कुछ इस तरह का रिलेशन बना करता था। आपको याद हो, यहाँ पे हमने कुछ पुट किया था इंडक्टर के केस में। अब इन दोनों के दरमियान में एंगल देखें कितना है, 90 का। तो यहाँ पे जब मैं पावर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे वी आर एम एस आई आर एम एस एंड कॉस 90 आ जाएगा। और हमें पता है कॉस 90 इज इक्वल टू क्या होता है, जब ज़ीरो ये ज़ीरो हो जाएगा तो इस सबको ज़ीरो कर देगा। यही केस आपके कैपेसिटर में था। कैपेसिटर में भी बेसिकली क्या हुआ करता था, आपको कुछ याद हो तो, कैपेसिटर में आप कहते थे कि जो आपका करंट है वो लीडिंग पर है और जो वोल्टेज है वो क्या है, लैगिंग पर है। उसकी कुछ ये डायग्राम बना करती थी। यहाँ भी देखें एंगल कितने का आ रहा है, 90 का। तो अगेन अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएं वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90, तो यहाँ कॉस 90 जो है ज़ीरो हो जाएगा और इस सबको ज़ीरो कर देगा। यानी कैपेसिटर और इंडक्टर में आपने देखा जो आपकी पावर डेसिपेशन है वो क्या है, ज़ीरो है। उसकी वजह ये होती है कि जो क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी क्वांटिटी आई एंड वी, उन दोनों के दरमियान में जो फेज डिफरेंस आ रहा होता है वो पाई/2 होता है, विच इज़ इक्वल टू 90। यहाँ भी 90 पाई/2, तो वो ज़ीरो कर देता है। लेकिन रजिस्टर के केस में क्योंकि वी और आई दोनों पैरेलल होते हैं, तो आपका जो एंगल बनता है वो ज़ीरो बनता है, और ज़ीरो मैक्सिमम कॉस की वैल्यू देता है जो 1 होती है। और आपके पास पावर का फॉर्मूला कुछ ये आ जाता है। और थीटा बेसिकली आपको पता है वी और आई के दरमियान में एंगल होता है जो बन रहा होता है किसी भी डिग्री पर। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि पावर इन एसी सर्किट में आपके पास जो होती है वो क्या होती है, रजिस्टर के केस में ही आपके पास मैक्सिमम आती है। बाकी आपको पता है इंडक्टर और कैपेसिटर, जब आपका सर्किट जो होगा प्योरली इंडक्टिव होगा या प्योर कैपेसिटिव होगा, तो आपको पता है जो आपकी पावर डेसिपेशन होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। लेकिन अगर वो प्योरली रेजिस्टिव होगा तब आपकी पावर का मैग्नीट्यूड कुछ ये आएगा। और यहाँ पे जो कॉस थीटा है विच इज़, इसे आप लिख लें इक्वल टू विच इज़ पावर फैक्टर। ये आपका पावर फैक्टर है। अब कॉस, जाहिर सी बात है, कॉस थीटा अगर 90 होता है तो वो ज़ीरो हो जाता है पावर फैक्टर। और अगर कॉस थीटा आपका कॉस 0 डिग्री होता है फिर वो आपके पास 1 आ जाता है। ये था आपका पावर इन एसी सर्किट। तो पावर इन एसी सर्किट का फॉर्मूला क्या आता है, आपके पास कुछ ये निकलता है पावर इन एसी सर्किट के लिए। और प्योरली कैपेसिटिव होगा आपका सर्किट तो ये आंसर आएगा, कैपेसिटिव और इंडक्टिव होगा तो ज़ीरो आएगा, रेजिस्टिव होगा तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसी से आगे,
वो है 16.9। अब ये है सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। अब अगर आपको याद हो तो रेजोनेंस हमने पढ़ रखा है। रेजोनेंस हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। आपको याद होना चाहिए, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। लेकिन अब बात ये आती है कि किस चैप्टर में और कब हमने रेजोनेंस को डिस्कस किया था और रेजोनेंस बेसिकली था क्या। आपको अगर इस चीज़ याद हो तो आपने जब ये लेक्चर सुनना है तो मुझे बतानी है कि रेजोनेंस था क्या। ये आपको पढ़ाया था हमने वेव के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 था आई थिंक सो, जिसमें हमने रेजोनेंस पढ़ी थी। और रेजोनेंस किस केस में पढ़ी थी बेसिकली, ये भी आपको याद होना चाहिए कि वेव के किस चैप्टर में किस केस में हमने रेजोनेंस को डिस्कस किया था, कि कौन सा ऐसा टॉपिक होता है जिसमें रेजोनेंस आती है। 8वां चैप्टर है, आप याद रखिएगा, उसमें आप देखिएगा रेजोनेंस कब आती है तो मुझे बताइएगा। अब यहाँ भी आपके पास रेजोनेंस आ रही है। रेजोनेंस कब आ रही है, जब आप एक सर्किट बनाएं, आर एल सी, आर एल सी सीरीज़, वो भी सीरीज़ यहाँ लिखा हुआ है। आर एल सी सीरीज़ का मतलब ये है कि रजिस्टर भी लगा होगा सर्किट में, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी, और ये सारे सीरीज़ में लगे होंगे। अब हम ये एसी सोर्स लगा लेते हैं, ये मैंने रजिस्टर लगा लिया, ये मैंने इंडक्टर लगा लिया, और ये आ गया कैपेसिटर। और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ एल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सी। अब ये तीनों जब सर्किट में लगे हों, वो भी सीरीज़ में, तो अब यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन आती है जिसे हमने नाम दे रखा है रेजोनेंस का। अब देखना है वो कब आती है और वो होती कैसे है। और कैपेसिटर बेसिकली जो आपने, सॉरी, तीनों चीज़ें लगा रखी हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर, इनमें देखें जब आप एसी सोर्स देंगे तो क्या चेंजिंग आती है। बेसिकली डेफिनेशन सिंपल सी बनेगी इसकी कि इफ़ resistor R, inductor L and capacitor C are connected in series with the alternative voltage या alternative source applied across the circuit, then this is called RLC series circuit। ठीक होगा, मतलब जब आपने रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर लगा रखी हो एक सर्किट के साथ, एसी सोर्स साथ में लगा रखी हो, और वो सारे सीरीज़ में लगे हों, तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे, सीरीज़ RLC सीरीज़ सर्किट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा अगर आप देखें तो देखें, जब आप इस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अल्टरनेटिव वोल्टेज, तो जो आपकी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होगी ना, सोर्स की, वोल्टेज सोर्स की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो वेरी करेगी। वेरी मतलब पहले आपको पता है जब अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्वेंसी ज़ाहिर सी बात है कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना चीज़ें शुरू करती हैं, करंट हो वोल्टेज हो। तो फ्रिक्वेंसी भी जब आप अप्लाई करेंगे तो पहले आपकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, फिर इंक्रीज़ करेगी और फिर डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी। ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे होगा क्या, पहले तो हम कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस थी, विच इज़ नॉन एज रिएक्टेंस, हमने कहा था कैपेसिटर, कैपेसिटर की है ये, कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस थी जिसको हमने क्या नाम दिया था, रिएक्टेंस का, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, और जो किसके बराबर होती थी, 1/ओमेगा सी के, और आगे चल के 1/ओमेगा कन्वर्ट हो जाता था 2 पाई एफ सी पे। और यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो चीज़ें हैं ना, 2 पाई ये भी कांस्टेंट है, सी कैपेसिटेंस थी। हम कहते थे ये जो फ्रिक्वेंसी है ये रिएक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो ये रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, यानी कैपेसिटर ज़्यादा ऑपोजिशन देगा जब फ्रिक्वेंसी कम होगी आपकी सोर्स की। सेकंड चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी इंडक्टर, उसकी रेजिस्टेंस हमने क्या कही थी, उसको हमने नाम दिया था विच इज़ नॉन एज, इसको हमने नाम दिया था बेसिकली, इसकी इन कैपेसिटर की रिएक्टेंस थी और इंडक्टर की इंडक्टिव इंडक्टेंस थी। इसको आप इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कह सकते हैं या इंडक्टेंस कह सकते हैं या इंडक्टिव रिएक्टेंस कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली देखें हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं। इसका फार्मूला क्या था, लास्ट टाइम हमने इसका फार्मूला
किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था? इसके लिए हमने कहा था कि एक्स एल लिखते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ओमेगा उसके साथ एल के, और जो ओमेगा है वो 2 पाई एफ एल आ जाता था यहाँ पे। अब ये एल 2 पाई कांस्टेंट थे और हमें पता चलता था जो फ्रीक्वेंसी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसके बराबर होती थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी। मतलब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये चीज़ भी क्या बढ़ना शुरू हो पड़ेगी। इंडक्टेंस आपको याद रखना चाहिए एल होता था, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं रिएक्टेंस के लिए एक्स सी कहते थे, आगे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए एक्स एल कह लेते थे। ये नाम आप रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे देखें हो क्या रहा है, हम कह रहे हैं जब शुरू में हमारी सोर्स की फ्रिक्वेंसी कम होगी तो इसका मतलब हमारा जो एक्स सी होगा, जो रिएक्टेंस होगी कैपेसिटर की, वो क्या करेगी, डोमिनेंट होगी, यानी वो सर्किट पे क्या होगी, हावी होगी, एक किस्म से आप ये कह सकते हैं। तो उस केस में आपका सर्किट क्या कहलाएगा, रजिस्टर तो अपनी जगह ही है, उसने तो कहीं चेंज नहीं होना, तो उस केस में आपका जो सर्किट होगा वो आर सी सर्किट कहलाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ना शुरू करेगी, फ्रिक्वेंसी के बढ़ते ही आपको पता है फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर गई, ये डिक्रीज़ कर गया, लेकिन फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज़ करने से ये चीज़ क्या कर गई, इंक्रीज़ कर गई। तो बेसिकली जब ये चीज़ इंक्रीज़ करेगी इसका मतलब ये डोमिनेंट हो जाएगी इसके ऊपर। जब ये डोमिनेंट हो जाएगी फिर आपका सर्किट चेंज हो जाएगा, यानी आपके सर्किट का नाम अब आर एल सीरीज सर्किट रह जाएगा। और सो आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी जो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको। अब इसके लिए हम लिख लेते हैं, कंडीशन बना लेते हैं एट लो फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि एक्स सी आपका ग्रेटर होगा एक्स एल से। वो कैसे होगा मैंने समझा दिया, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो ये ग्रेटर होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। लेकिन यहाँ डायरेक्टली का है, जब ये लो होगी तो ये भी लो होगा, इसका मतलब ये ग्रेटर होगी ये इससे। तो यहाँ पे आपका जो सर्किट होगा उस टाइम, सर्किट इज़ आर सी सर्किट, उस वक्त आपका सर्किट आर सी सर्किट होगा एट, दूसरी कंडीशन ले लें, हाई फ्रिक्वेंसी। अब जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसमें आपको एक्स एल जो होगा वो ग्रेटर होगा एक्स सी से, क्योंकि जैसे फ्रिक्वेंसी आपकी ये इंक्रीज़ करेगी ये डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी लेकिन ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर गई तो आपका एक्स एल ग्रेटर होगा एक्स सी से, और यहाँ पे आपका जो सर्किट होगा उस टाइम, ये आपने याद रखना है, इज़ आर एल सर्किट, सीरीज सर्किट, ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में लगा ये अंडरस्टूड सी बात है कि सीरीज सर्किट। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन आपकी कुछ बनेंगी। जब आपने एसी सोर्स दिया, आपको पता है रजिस्टर में तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या हैं, इन फेस है, तो इसका तो लेन देन फिलहाल नहीं है। लेकिन जो इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है इसमें इन फेस नहीं होते हैं। इसका जो हमने रिलेशन पढ़ा, जो इम्पीडेंस है, और इम्पीडेंस बेसिकली क्या था, तीनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस। पहले जो इसकी रेजिस्टेंस है कैपेसिटर की, वो आपकी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ग्रेटर इसलिए होगी क्योंकि फ्रिक्वेंसी लो है, अभी आपने सोर्स को ऑन किया है, वोल्टेज देना शुरू किया है, तो सोर्स की फ्रिक्वेंसी अभी लो है तो ये ग्रेटर होगी। जब ये ग्रेटर हो गई तो आपका सर्किट क्या हुआ, आर सी सर्किट। और जब आपकी ये फ्रिक्वेंसी हाई हुई, फ्रिक्वेंसी के हाई होने से ये लो हो गई या डिक्रीज़ कर गई, फ्रिक्वेंसी के हाई होने से एक्स एल यानी इंडक्टर की या इंडक्टिव रिएक्टेंस जो थी बेसिकली वो इंक्रीज़ कर गई। हाई फ्रिक्वेंसी पे एक्स एल ग्रेटर हो गया एक्स सी से, और अब आपका सर्किट आर एल सर्किट बन गया। यानी जब तीनों चीज़ें आपकी सर्किट में लगी हों एसी सोर्स के साथ, तो आपका सर्किट दो तरह का बिहेव करता है। लो फ्रिक्वेंसी के लिए आपका सर्किट आर सी सर्किट बना होता है, और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए आपका सर्किट कन्वर्ट हो जाता है किस में, आर एल सर्किट में। लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक पॉइंट आता है जहाँ पे रेजोनेंस आ जाती है। रेजोनेंस तब आती है जब आपका एक्स सी और एक्स एल दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों की जो रेजिस्टेंस होती है, जो दोनों की पोजीशन होती है, बराबर हो जाती है। जब इन दोनों की पोजीशन बराबर हो जाएगी तब आपका पॉइंट आएगा रेजोनेंस का। अब हम उसे देखेंगे। यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे आ जाए, जो हमने कहा आएगी यहाँ पे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कौन सी होगी,
आपने लिखना है बिटवीन लो एंड हाई फ्रिक्वेंसी। लो और हाई फ्रिक्वेंसी के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी होगी वो बेसिकली आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी। उस केस में आपका एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा। अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो देखें क्यू के करंट एंड वोल्टेज इन फेस हैं रजिस्टर में, तो आर को हम यहाँ एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। अब जब आपका कैपेसिटर आएगा तो कैपेसिटर में आपको पता था करंट आपका क्या करता था, लीड करता था, वोल्टेज लैग करता था। तो एक्स सी आपका यहाँ पर आएगा जो 1/ओमेगा सी के बराबर है। इंडक्टर में आपको याद हो आपका वोल्टेज लीड करता था, करंट लैगिंग पे होता था। तो करंट तो यहीं पर रहेगा, जैसे रेफरेंस ले रहे हैं, तो एक्स एल आपका यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ये आपकी फेजर डायग्राम बनेगी। मतलब देखें, जब आपने सिस्टम ऑन किया ना, ये तो अपनी जगह ही है, उसमें शुरू में जब आपकी फ्रिक्वेंसी लो होती है तो ये लाइन जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाती है नीचे की तरफ। ये वाली लाइन अभी यहीं पे रहती है, ये ऊपर इंक्रीज़ नहीं करती। एंड जैसे जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी यहाँ जो नीचे ओमेगा के बाद जो आएगी वो इंक्रीज़ करती है, तो आपकी ये लाइन जो आगे गई थी नीचे की तरफ, ये वापस आना शुरू कर देती है। ये वापस आना शुरू कर देती है और एक्सएल की लाइन नीचे से ऊपर जाना शुरू कर देती है। अब जब ये नीचे से ऊपर जा रही होती है और ये वापस आ रही होती है, तो एक पॉइंट आता है जिसमें ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और उसको कहा जाता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाती है। एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। दोनों की जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के या इंडक्टिव रिएक्टेंस के, दोनों की लाइन बराबर हो जाती है। जैसे इन दोनों की लाइन बराबर होगी, आपने याद रखना है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके सर्किट में जो ऑपोजिशन रह जाएगी या जो इम्पीडेंस रह जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की रह जाएगी, यानी रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बन जाता है, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें होती हैं इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया होता है, इन दोनों ने एक दूसरे की रिएक्टेंस को। अब इसे अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करना शुरू करें, एक्स एल हमें पता है ओमेगा एल के बराबर होता है, और यहाँ पे आपका 1/ओमेगा सी के बराबर होता है। फर्दर इसे ओपन करें तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा को मैं इधर ले आऊँ तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1/एल सी हो जाएगा। अंडर रूट बहुत साइड ले लूँ मैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√एल सी हो जाएगा, और ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है, और 1/√एल सी आ जाएगा। अब एफ को यहीं रखें, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, और एफ के साथ आप आर लगा दें, विच इज़ द सबस्क्रिप्ट, और जो रिप्रेजेंट कर रहा है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को, यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास ये आएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी के बराबर। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है अंडर रूट और 2 पाई जो है ये तो कांस्टेंट है, एल सी ही बेसिकली क्या है, सारा कुछ यहाँ सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ये कैपेसिटेंस है, ये इंडक्टेंस है। तो ये आपके पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मतलब आप इस तरह निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम देखें, यहाँ पे आप फ्रिक्वेंसी को प्लॉट करें, यहाँ पे आप करंट आई को प्लॉट करें। लो फ्रिक्वेंसी जब आपने स्टार्ट किया तो मैंने बताया था आपका सर्किट कैसे बिहेव कर रहा था, आर सी सर्किट। अब ये एक पॉइंट पहुँचा जब पीक पे गया, और यहाँ से फिर वापस ये डिक्रीज़ करना शुरू हो पड़ा। अब जब देखें आपकी फ्रिक्वेंसी लो पर थी, तब आपका जो सिस्टम था वो सारा क्या था, आर सी सर्किट था, जो आपका सर्किट था। जब फ्रिक्वेंसी हाई पर पहुंची, तब आपका आर सी किस में चेंज हो गया, आर एल सर्किट में। और ये वो पॉइंट है जो आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का, यानी इस पॉइंट पे आपका एक्स एल और एक्स सी दोनों बराबर हो जाते हैं, और इस पॉइंट पे जो फ्रिक्वेंसी आती है उसे हम यहाँ पे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का नाम देते हैं, या यहाँ पे अलग से लिख लें रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इस पॉइंट के लिए। यहाँ पे आपकी ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, और आपके सर्किट में जो इम्पीडेंस Z रह जाती है वो बेसिकली R रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ R के लिए, क्योंकि इन दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया होता है, और रेजिस्टेंस या अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ R की रह जाती है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी देखें क्या क्या है इसकी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब आपने फार्मूला तो पढ़ लिया, यहाँ पे जो रेजोनेंस का फार्मूला है बेसिकली वो क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी, ये पहली थी, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये होगी कि जो रेजोनेंस होती है सर्किट में, इम्पीडेंस उसमें क्या हो जाता है, ओनली रजिस्टर का रह जाता है। आप ये कह सकते हैं एट रेजोनेंस इम्पीडेंस
इज़ ओनली बाय रजिस्टर। यानी रेजोनेंस के पॉइंट पे जो आपकी रजिस्टर सर्किट में रह जाती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी रह जाती है, इम्पीडेंस सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर, यानी Z इज इक्वल टू आर आ जाता है। और आपका यहाँ पे जब पावर फैक्टर आएगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज रजिस्टर में इन फेज़ होते हैं, यहाँ पे कोई लीडिंग लैगिंग का नहीं होता, दोनों पैरेलल होते हैं, तो एंगल आपका क्या बनता है, ज़ीरो का, बेसिकली ज़ीरो का एंगल बनता है। तो आपको जो पावर फैक्टर आएगा कॉस थीटा वो क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि थीटा में ज़ीरो पुट करेंगे तो वो 1 आंसर दे देगा। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पे आ जाए, तीसरी प्रॉपर्टी देखें इसकी क्या होगी। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी ये होगी कि जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आएगी तो जो आपकी इम्पीडेंस होगी सर्किट की वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मीन्स एट रेजोनेंस, ये आप लिख लें, इम्पीडेंस इज मिनिमम। इम्पीडेंस मिनिमम क्यों हो जाएगी, इम्पीडेंस हमने पढ़ा था वो कंबाइन सम होता था, आपको याद हो किसका, कैपेसिटर की रिएक्टेंस का, इंडक्टर की रिएक्टेंस का और रेजिस्टर का, इन तीनों का कंबाइन सम हम कहते थे इम्पीडेंस आता है। अब जब रेजोनेंस आया तो एक्स सी ने एक्स एल को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, जैसे हमने पीछे डायग्राम देखी थी। जब इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया इफेक्ट को, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो इम्पीडेंस बची सिर्फ और सिर्फ आर की बची। तो रेजोनेंस के पॉइंट पे इम्पीडेंस क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ये हमें प्रॉपर्टी पता चली। इसके अलावा इसकी चौथी प्रॉपर्टी देखें क्या होगी। जो एम्पलीट्यूड होगा सोर्स वोल्टेज वी नोट का वो कांस्टेंट होगा, और जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे, और वो इक्वल होगा आई इज इक्वल टू वी नोट ओवर आर। क्योंकि रिएक्टेंस कैपेसिटर और रिएक्टेंस इंडक्टर ने एक दूसरे को तो कैंसिल कर दिया था, तो यहाँ पे जो आपने सोर्स दे रखा है वोल्टेज वो कांस्टेंट होगा, और रेजिस्टर जो रह जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की रेजिस्टेंस रह जाएगी। तो रेजोनेंस पे जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, आपका करंट यहाँ पे मैक्सिमम होगा। यहाँ आप लिख लें आई इज इक्वल टू मैक्सिमम, क्योंकि आपको पता है करंट को कौन ऑपोजिशन देता है, रेजिस्टर ऑपोजिशन दिया करता है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है वो भी ख़त्म हो गई, इंडक्टर की भी ख़त्म हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की रेजिस्टेंस रह गई, तो आई जो है मैक्सिमम हो जाएगा, और उसका फार्मूला कुछ ये बनेगा। और यहाँ पे आपने याद रखना है जो वेरिएशन होगी करंट की वो फ्रिक्वेंसी के साथ साथ होगी। जैसे इस डायग्राम पे हम देख रहे हैं, जो आपकी करंट की वेरिएशन होगी वो किसके साथ साथ होगी, फ्रिक्वेंसी के साथ साथ होगी। जब फ्रिक्वेंसी आपकी लो थी, आपको पता है एक्स सी क्या था, हाई था। एक्स सी का मतलब है आपका सर्किट आर और सी सर्किट था, आर और सी सर्किट में आपने क्या देखा था, करंट लीड कर रहा होता था। यहाँ पे आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद आप जब देखेंगे फ्रिक्वेंसी आपकी इंक्रीज़ कर गई तो आर सी आपका कम हो जाएगा, आर एल आपका इंक्रीज़ कर जाएगा। और इंडक्टर वाले केस में आपका वोल्टेज क्या करता था, लीड करता था, और करंट लैगिंग पे होता था, यानी करंट वेरी करेगा फ्रिक्वेंसी के साथ साथ। पांचवा इसमें पॉइंट आपका या पांचवी प्रॉपर्टी आपकी ये आएगी कि रेजोनेंस वोल्टेज जो है ड्रॉप अक्रॉस द एल एल, और जो आपका ड्रॉप एक्स वी सी होगा वो ग्रेटर होगा। मतलब ये कहने चाह रहे हैं हम यहाँ पे जो वी एल और वी सी होगा वो ग्रेटर होगा किस से, वी से। वी क्या है, सोर्स, सोर्स मतलब जो आपने एसी सोर्स दी थी। और जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी एल और वी सी के वो ग्रेटर हो जाएगा किसके, वी के जो आपने दे रखी थी। अब ये कैसे होगा, ये चीज़ इस तरह होगी क्योंकि आपको पता है कैपेसिटर जो है और जो इंडक्टर है इसमें भी चार्ज स्टोर होते हैं। इसमें भी आपको पता है मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टोर होती हैं, उसकी वजह से ईएमएफ इसमें बेसिकली जो वोल्टेज ही होता है वो भी स्टोर हो जाता है। जाहिर सी बात है जब आपने सोर्स दे रखी थी तो कैपेसिटर ने भी अपने अंदर क्या किया, चार्ज को स्टोर किया इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, और आपके इंडक्टर ने भी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म में वोल्टेज को अपने अंदर क्या किया, स्टोर करना शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर कर लिया तो इनका जो वोल्टेज होगा वो सोर्स के वोल्टेज से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप याद रखना, क्योंकि ये वाला वोल्टेज इस वोल्टेज को कैंसिल करेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। लेकिन आपने ये पॉइंट याद रखना है कि इनकी जो वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप होता है या वोल्टेज ड्रॉप होता है इन दोनों के क्रॉस वो लार्जर हो जाता है किसके, जो आपने सोर्स दे रखी है किस पॉइंट पे, रेजोनेंस के पॉइंट पे। जब आप रेजोनेंस पे पहुंचते हैं तो इन दोनों की वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है सोर्स के मुकाबले में। ये था आपका आज का टॉपिक आरएलसी सीरीज सर्किट। होप्स आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कंसल्ट कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ